हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम फिजिकल एविडेंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे हमें पता चलना चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज़ें फिजिकल एविडेंस होते हैं। अब हम उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी क्राइम सीन पे जाके हम उसे सिक्योर कैसे करते हैं। तो हम किसी भी क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए उसका डिटेल लॉग बनाते हैं और उसकी पर्सनल मूवमेंट को एंड इन एंड आउट ऑफ क्राइम सीन में कहाँ से इन हुआ, कहाँ से आउटपुट हुई, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वहाँ पे नेवर डू एनीथिंग लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रेशन आ सकता है। अब सर्च द क्राइम सीन, हम कैसे सर्च करेंगे क्राइम सीन को, उसे हम थोरोली और सिस्टमेटिक वे में करेंगे। किसी भी क्राइम सीन को सर्च करने के लिए उसका जो सर्च पैटर्न होगा वो सेलेक्ट करते हैं हम नॉर्मली। कितने हमारे पास लोग हैं, कितना बड़ा क्राइम सीन है, क्या लोकेशन है, कितने हमारे पास कलेक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों को। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना चाहिए, फैक्चुअली अनबायस्ड रहना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन को। जो भी रिकंस्ट्रक्ट हमारा कर रहा है क्राइम सीन को, वो जो इन्वेस्टिगेशन हो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, मस्ट नॉट ओवरलुक एनी, कोई भी ज़्यादा ओवरलुक उसको ना देखे, अपने बेनिफिट के लिए किसी को भी रिकंस्ट्रक्ट ना करे क्राइम सीन को। अब हमारी रिकॉर्डिंग मेथड्स, हमारे क्या क्या रिकॉर्डिंग मेथड्स होते हैं। हम पहले फोटोग्राफी, किसी भी क्राइम सीन पे जाते हैं, हम पहले उसको बैरिगेट करते हैं, बैरिगेट करने के बाद उसकी फोटोग्राफी लेते हैं, उसकी स्केचेस बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। ये 3 तरह के हम मेथड्स लेते हैं क्राइम सीन को एज अ रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइडली इन तीनों को हम यूज़ करते हैं, जो कि पर्सनल एंड मॉनिटरी लिमिटेशंस होते हैं जिसकी, और जो फोटोग्राफी हर एक क्राइम सीन की लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्लोजअप की भी, फार की भी, सारी की सारी। उसके क्राइम सीन के हम नोट्स कैसे करते हैं, जो बिगनिंग में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर रहा है, हम उसके नोट्स बनाने वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जो जिसने हमसे कांटेक्ट किया है, हम उसकी आइडेंटिटी लिखते हैं, पर्सन की जिसने कांटेक्ट किया है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है। फिर हम टाइम ऑफ कांटेक्ट, उसने हमें किस टाइम पे कांटेक्ट किया, हम उस क्राइम सीन पे किस टाइम पहुंचे, उसकी प्राइमरी प्रिलिमिनरी केस इंफॉर्मेशन क्या उन्होंने हमें दी, पर्सनल प्रेजेंट ऑन अराइवल एंड दोज बीइंग कॉन्टेक्टेड, मतलब कि उस वहाँ पे हम पहुँचे, कितने लोग वहाँ पे हैं अराइवल के टाइम पे, किससे कांटेक्ट किया, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, उसने अपने लेवल पे क्या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब क्राइम सीन के नोट्स हम बनाते हैं पहले, जो कि पर्सनल लोग जिसने हमें कांटेक्ट किया, वेयर, किसने कहा, कहाँ पे लोकेशन है, क्या क्राइम सीन है, उसकी पर्सनल नॉर्मल इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं नोट्स आर टेकन इन यूनिफॉर्म लेआउट, यूनिफॉर्मली हम सीक्वेंस वे में सारे काम करते हैं। और ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे ऑब्जर्व होते हैं, उन सारे ऑब्जर्वेशन को हम नोट डाउन करते हैं, जो कि रिटर्न होते हैं एक नोटबुक के अंदर, जिसमें ब्लू ब्लैक पेन का हम यूज़ करते हैं, कोई भी इरेजर नहीं यूज़ करते। अगर कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाली है तो उसको हम डायरेक्टली नॉर्मली क्रॉस आउट कर देते हैं। उसके बाद डिजिटल क्राइम सीन फोटोग्राफी हमारी होती है, जो डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं। एक तो हम स्केच बनाते हैं, वो तो नॉर्मली काउंट हो जाता है, पर एक डिजिटली क्राइम सीन फोटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे। द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इमेज इमीडिएटली, जो भी एबिलिटी, मतलब हम वहाँ पे है तो कैमरा इजीली उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। तो वो एक एंश्योर देता है कि वो जो है वहाँ पे वैसा ही था, उसकी पॉसिबल डिटेल्स को हमको प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं किया, उस टाइम पे जो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट थी वो क्राइम सीन की फोटोग्राफी में रिकॉर्ड हो जाती है। तो जो रिजोल्यूशन होता है, एक्सेड हम 12 मेगापिक्सल तक कर सकते हैं, पर मैक्सिमम ही हम जो SLR कैमरा हमारा होता है वो 5 मेगापिक्सल तक होता है। उसके बाद हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसके डिजिटल क्राइम सीन इमेज बनाते हैं 3D व्यू के लिए, कि हाँ 3D हम बाद में कैसे उसको जज के सामने, किसी कोर्ट में, किसी को अगर शो करें तो हम इजीली कैसे करें, क्योंकि उस टाइम पे तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पे होंगे बाद में, और लोगों को भी समझाने के लिए हमें एक चाहिए ना वैल्यूएबल प्रूफ, लाइक एविडेंस की मैंने कहा कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वही जो फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारी क्राइम सीन फोटोग्राफी रिकॉर्ड करते हैं एरिया को, कितना बड़ा एरिया है, एक्चुअली कैसे, कहाँ पे हुआ है, उस पूरे बाहर से हम उसको कवर अप करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम फोटोग्राफी लेते हैं क्राइम सीन की, उसको बिना छेड़े, कोई भी एविडेंस वहां से उठाए बिना, कुछ भी कलेक्ट करे बिना, कुछ भी चेक करे बिना, डायरेक्टली हम सीधा पहले फोटोग्राफी लेते हैं, बाद में हम उसका कलेक्शन प्रिजर्वेशन फॉलो करते हैं।
इसके बाद हम ईच क्राइम शुड बी फोटोग्राफ एज एन लॉजिकल सेक्शन, हम एक सिक्वेंशियल वे में करते हैं। पहले हम ओवरऑल सीन को फर्स्ट हम क्लिक करेंगे, कवर अप करेंगे, फिर हम उसके इंडिविजुअल पीसेस को करेंगे, फिर हम उसके साथ स्केल वगैरह, उसकी साइज वगैरह को देखने के लिए स्केल वगैरह मेजरमेंट के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे नॉर्मली 4 मिनिमम फोटोग्राफी होती है क्राइम सीन के लिए। एक ओवरव्यू फोटोग्राफ होगी, एक मीडियम रेंज फोटोग्राफ होगी, एक क्लोजअप फोटोग्राफ होगी एंड एक क्लोजअप विद द स्केल के थ्रू भी हम क्लोजअप फोटोग्राफी लेते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो टेपिंग क्राइम सीन्स होते हैं। एज विद स्टिल क्राइम सीन फोटोग्राफ, अगर फोटोग्राफ हो गया तो उसके बाद हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं मीडियम रेंज, क्लोजअप इमेज, सारी की सारी चीज़। और वीडियो टेपिंग के साथ साथ हम एक नरेशन भी करते हैं, एक पर्सन उसको नरेट करता है, उसके साथ साथ उसके नोट्स, एक पर्सन उसके नोट्स भी बनाता है। और वीडियो टेपिंग में जो नरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ओनली वही एक नरेशन का पार्ट वहाँ पे रहना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन जो होती है लोगों की वो हमारी वहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि कोई गोसिप्स कर रहा है, वो गोसिप्स नहीं कैप्चर होनी चाहिए, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स उसके अंदर आनी चाहिए। और सम वीडियो कैमरा जो करते हैं, स्टिल फोटोग्राफी करते हैं उसके, बट क्वालिटी बहुत बेकार होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टिल जो डिजिटल कैमरा और एक फोटोग्राफी, वीडियो टेपिंग, रिकॉर्डर, ये सब हमारे पास अलग होने चाहिए। अब हम सर्वे कैसे करते हैं क्राइम सीन का, द वॉक थ्रू इनिशियल सर्वे करते हैं हम। जो भी पर्सन पहले इन्वेस्टिगेटर गया तो वॉक थ्रू करेगा, नॉर्मल देखेगा, परपिट्रेटर के पॉइंट ऑफ एंट्री एग्जिट नोट डाउन करेगा, कहाँ से उसने एग्जिट किया है, कहाँ से एंट्री किया है, वहाँ के एविडेंसेस देखेंगे। इनडायरेक्ट पाथ अगर लिया है तो सेंटर ऑफ द क्राइम सीन तक जाने के लिए इनडायरेक्ट पाथ, जो जहाँ पे सब कुछ विक रहा है वहाँ से ही कहीं और से घूम फिर के वहाँ तक पहुँच रहा। ऑब्वियस आइटम ऑफ एविडेंस आर लोकेटेड एंड डॉक्यूमेंट, जितने भी एविडेंस वहाँ पे होंगे उनको डॉक्यूमेंटेड किए जाएंगे, उनकी कंडीशन, अगर कोई ऑयल की बोतल है वो गिरी हुई है तो वो गिरी हुई है, वहाँ पे कुछ खाने का सामान है, ड्रिंक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट किया जाएगा। स्पेशल अटेंशन दी जाएगी हर एक आइटम को, लाइक जो भी हमें टाइम शो करता हो, लाइक कहीं पे वॉच है किसी भी विक्टिम की, कोई डेड बॉडी है, वो गिर के उसकी वॉच टूट गई तो वो वहाँ पे वही एग्जैक्ट टाइम शो करेगा जिस टाइम पे उसके साथ वो हैपनिंग हुई होगी, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सर्च द क्राइम सीन। अब हम उसके बाद हम सर्चिंग करेंगे क्राइम सीन की कैसे करते हैं। हमारे पास 5 मेथड होते हैं। लाइन स्ट्रिप सर्च पैटर्न होते हैं जिसमें हम नॉर्मली सिंपली जो 1 से या 2 इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जितने भी उनके टीम मेंबर होते हैं, एक सीक्वेंस में जाके पैरेलली घूम के अपना एक पॉइंट ऑफ एंट्री से एग्जिट तक जाते हैं। फिर ग्रिड सर्च पैटर्न होता है जिसमें 2 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि पैरेलल वे में मतलब ओवरलैप करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक हर एंगल से 2 साइड से वो अपनी सर्चिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारी आते हैं सर्च द क्राइम सीन। एक स्पाइरल सर्च पैटर्न होता है। स्पाइरल सर्च पैटर्न लाइक किसी भी सर्कुलर जगह के लिए एक इन्वेस्टिगेशन है स्पाइरली, लाइक आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ जाना, इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ जाना और सारी चीज़ों को सिक्वेंसली करना। अकाउंट व्हील रे सर्च पैटर्न होता है, लाइक एक जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते हैं तो उसमें व्हील रे में करते हैं। हम उस व्हील रे में एक सर्कल के अंदर इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ जाते हैं और हर डायरेक्शन में जाते हैं, उसमें टीम्स बन जाते हैं अलग अलग, तो उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इसके बाद सर्चिंग द क्राइम सीन के लिए हमारा 5th मेथड है जोन सर्च पैटर्न, जिसको क्वाड्रेंट भी जाता है, जो कि क्राइम सीन को डिवाइड कर देता है स्मॉल सेक्शंस में, जोन्स में, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम अपने उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इसके बाद इनकी लाइक ये फोटोग्राफ्स हैं। स्ट्रिप सर्च मेथड हमारा ये है, यहाँ से एक टीम स्टार्ट करी है, ये यहाँ से बाद में घूम के पैरेलली यहाँ पे आ गई है। ग्रिड सर्च मेथड में एक टीम ने लाइक यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ से पैरेलली जाके घूम फिर के अपना टर्न लेके उसके परपेंडिकुलरली तो उसको सर्च करेंगे। लाइक इसमें भी 2 टीम्स लग जाती है, लाइक एक यहाँ से भी स्टार्ट कर रही है, एक यहाँ से भी स्टार्ट कर रही है, उसके बाद डबल उसको भी हम सर्च कर सकते हैं। एक स्पाइरल सर्च मेथड होता है, इनवर्ड से हम आउटवर्ड की तरफ जा सकते हैं, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लाइक थोड़ा बड़ा एरिया होता है, कोई होल हो गया, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद व्हील रे सर्च मेथड, एक बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो गया तो एक टीम यहाँ से सर्च कर रही है कि यहाँ से कर रही है कि यहाँ से, या फिर आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आते हैं सर्च करते हुए हर टीम।
इसके बाद क्वाड्रेट जोन सर्च मेथड जो हमारा होता है, क्वाड्रेट जोन सर्च मेथड में किसी भी रूम को 4 डिवाइड उसमें कर देते हैं, उसके बाद उनको भी फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, और हर एक पार्ट में अलग अलग जो हमारा ऑफिसर होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कलेक्ट करेगा एविडेंस को, देखेगा वहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नहीं है। अब क्राइम सीन स्केच, हम क्राइम सीन की स्केचिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम नॉर्मली उसके क्राइम सीन को देखते हैं, क्लियरली शो करते हैं उसके एक एक लेआउट, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, उसमें हम इलुस्ट्रेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस, जो भी आइटम है जो भी फीचर्स है वहाँ पे कितना स्पेस है, कितनी दूरी पे डेड बॉडी है, किसी भी एक परमानेंट किसी ऑब्जेक्ट को लेके उसको हम अपने सारे क्राइम सीन को स्केच करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट और फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं उनमें, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस से, एक टोपोग्राफी ऑफ आउटडोर सीन, पॉसिबल पाथ ऑफ एंट्री क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ मूव हुई है, क्या क्या चीज़ अपनी नॉर्मल लोकेशन पे है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम बनाते हैं रफ क्राइम सीन स्केच। एक रफ क्राइम सीन स्केच में क्या होता है, जो कि एक्यूरेट डिपिक्ट करता है डायमेंशन को, लोकेशन को, कहाँ पे क्या हुआ होता है। रफ स्केच के अंदर नॉर्मली इंक्लूड होता है हमारा टाइटल ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है केस, क्राइम सीन एंड पर्सन क्रिएटिंग द स्केच। टाइटल ब्लॉक में ये सारी चीजें होती है, कौन सा केस है, क्या क्राइम हैपन हुआ है, कौन से पर्सन ने ये स्केच बनाया है। लीजेंड जो कि आइडेंटिफाई करता है डायमेंशन वगैरह, जो हम स्केलिंग वगैरह यूज करके करते हैं। कंपास जो कि हमारे राइट साइड में अपर साइड होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का एक मैप बना हुआ होता है। और बॉडी कंटेन करते हैं स्केच इट्सेल्फ, पूरी की पूरी बॉडी, और उसमें राइट साइड में डाउनवर्ड साइड हमारा स्केल होता है। The rough crime scene sketch point of reference for object can be shown by the distance measurement from two fixed and immovable point। कई बार रफ स्केच के टाइम पे हम एक सिर्फ परमानेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि मूवेबल ना हो, वहां से हम स्केचिंग करते हैं, उसका डिस्टेंस देखते हैं कितनी दूर बॉडी पड़ी है, या फिर कई बार क्या होता है कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, कहीं पे ऐसी जगह क्राइम होता है तो वहां पे हम अपने हिसाब से कुछ भी चीज रख के उसे एज अ परमानेंट मान के उससे हम स्केच बना लेते हैं। और कई बार कहीं ग्राउंड में हुआ है, वहां पे ट्री है, तो हम उसको परमानेंट ऑब्जेक्ट बना के हम अपना रफ स्केच बना लेते हैं। अब रफ स्केच के अंदर आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट क्राइम सीन दिखाती हूँ, ये वाला। हाँ, ये क्राइम सीन यहाँ पे हुआ है। अब इसका रफ स्केच जो बना हुआ है मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। रफ स्केच में क्या है, नॉर्मली एक कॉपी में बना दिया कि दो गाड़ियां यहाँ से टकराए, इसके बाद इसके टकराने के बाद इसने इससे टकराया, ये यहाँ से डाइवर्ट हो गई है, तो एक नॉर्मली रफ स्केच हो गया। उसके बाद जो इसकी इनकी कार की इनकी क्या कंडीशन है, कौन सा हिस्सा किससे टकराया है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ मेंशन की जाती है। फिर हमारा फिनिश्ड क्राइम सीन स्केच कैसे बनाते हैं, जो फिनिश्ड स्केच जो होता है जो कि क्रिएट करता है इंफॉर्मेशन रफ स्केच के, जो भी रफ स्केच में है, जो भी ड्रॉ की गई है स्केल से, उसका मार्क्स कितनी दूरी पे है, वो सारे हम एक कंप्यूटर स्टैंडर्ड मेथड है हमारा कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, जिसके थ्रू हम फाइनल और फिनिश स्केच बनाते हैं, और जिसे 3D डायमेंशन के उससे शो कर देते कि हम उसको कैसे भी रोटेट करके उसकी तीनों चारों डायरेक्शन हम अच्छे से देख सके। ये क्राइम सीन है, इसके ऊपर से एक फोटोग्राफ ले रखी है, इसमें सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ से कार आई, इससे टकराई, और यहाँ पे दूसरी ने इससे टकराया, तो फिर इन सारी चीजों को ये इसके अंदर मेंशन कर देते हैं हमारे कैड के थ्रू कि ये हमारे ऐसे एक्सीडेंट हैपन हुआ था। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे एक कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे हाउसेज हैं, यहाँ पे कार आई है, यहाँ पे ट्रीज हैं, ये सारी चीजें परफेक्टली वे में मेंशन कर देते हैं कि वहाँ पे क्या चीज है। इसको हम इजिली देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से कौन सी कार आई है, कितना डिस्टेंस है, कितने कहाँ से क्या टकराया है, सारी चीज इजिली बता देता है। इसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन। फॉर कलेक्शन हम कैसे कलेक्ट करते हैं, मैनी टाइम्स क्या होते हैं आइटम्स जो होते हैं एविडेंस में वो क्लियरली विजिबल होते हैं, बट कुछ जो होते हैं नहीं होते वो हमारी बियर आंखों से, तो हम उसे लेबोरेटरी के अंदर ही टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, जो ट्रेस एविडेंस जिसने कैरी कर रखे हैं, क्लॉथ हो गए, वैक्यूम स्वैपिंग हो गई, फिंगर नेल स्क्रैपिंग हो गए, इसको हम आइटम्स को कलेक्ट करके ले जाते हैं, और क्लॉथ्स को हम ऐसे ही ले जाते हैं, उनको झाड़ते नहीं, तो जिससे क्या हो ट्रेस एविडेंस रिमूव नहीं होंगे, उसको एंटायर ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं कि लेबोरेटरी में प्रोसेसिंग के लिए बहुत ईजी होगा। प्रोसीजर फॉर कलेक्शन, जो इन्वेस्टिगेशन हमारा होता है फिजिकल एविडेंस को प्रिवेंट करता है, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, कोई कंटेमिनेशन ना हो, कोई ब्रेकेज ना हो, कोई अगर इवेपोरेशन का है वो इवेपोरेट ना हो,
एक्सीडेंटल स्क्रैचिंग ना हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को साथ में ना रखे, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट के सामने आपने कोई बोतल रखे तो वो स्क्रैच होकर फिंगरप्रिंट खराब कर देता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसको केयरलेस पैकेज से बचाना है। और इसके अंदर में यूज ऑफ लैटेक्स ग्लव्स, डिस्पोजल फोर्सेप्स, सैनिटाइज इक्विपमेंट यूज करना चाहिए कंटेमिनेशन से बचाने के लिए। और जब भी पॉसिबल हो हमें एविडेंस को ओरिजिनल कंडीशन में हमें लेबोरेटरी तक पहुंचाना चाहिए। अब हमारी पैकेजिंग क्या होगी, हर आइटम को हम सेपरेट सेपरेट कंटेनर में पैक करेंगे। उसके जो भी उसकी चीज़ें होंगी वैल्यूएबल, उनको उनके हिसाब से करेंगे। लाइक बायोलॉजिकल हो गए, हमारे फिजिकल हो गए, इन सारे एविडेंस को, इम्प्रेशंस हो गए, इनको अलग अलग हम करते हैं। और प्रिवेंट जो हम सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, ये हमारे कंटेमिनेशन से बचा रहा है। वेल प्रिपेयर्ड एविडेंस कलेक्टर के लिए हमें क्राइम सीन पे लार्ज पैकेजिंग मटेरियल लेके जाना चाहिए। सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए, और कैसी भी सिचुएशन हो उसमें हम उसको पैक कर सकें। एविडेंस लाइक ये हमारी फायर आर्म को ये कलेक्ट कर रही है, अब इसको क्या कैसे कितने ध्यान से केयरफुली, इसे ग्लव्स पहन रखे हैं, इसने इसकी बिल्कुल जो हमारा फिंगर से इसने टच कर रखा है, बैक साइड बट को टच कर सकता है आगे से, मतलब इसको, और इसने एक कार्डबोर्ड के अंदर इसको पैक कर रही है, कार्डबोर्ड के अंदर, और क्या नाम है, ये हमारे प्लास्टिक के वो होते हैं, उससे इसको रैप कर रही है कि ये हिले भी ना, इसके अंदर कोई मटेरियल हो, ट्रेस एविडेंस हो, इसको कुछ ना हो। इसको फिर इसके ऊपर कॉटन या कुछ नॉर्मली चीज, इसको इतना गैप लगा के इसको बंद कर देते हैं कि इसको वो टच ना हो, इस एविडेंस को खराब ना कर सके, कोई एक्स्ट्रा स्क्रैचिंग ना आ सके। अगर यहाँ पे हमारी फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो फिंगरप्रिंट्स हमें इजिली मिल जाए। अब पैकेजिंग ही हमारा कंटिन्यू है। डिस्पोजेबल फोर्सेप हम यूज करते हैं, सिमिलर टू मे हैव टू बी यूज टू पिकअप स्मॉल आइटम, जो अलग अलग टूल जो होते हैं यूज करते हैं स्मॉल आइटम के लिए। अनब्रेकेबल प्लास्टिक पिल बोटल्स हम यूज करते हैं, जिसके अंदर प्रेशर लीड्स होती हैं। एक्सीलेंट कंटेनर यूज करते हैं। हेयर्स, ग्लास, फाइबर्स जो इतने छोटे छोटे होते हैं, इनके लिए भी हम अपने कंटेनर यूज करें। ऑल्टरनेटिवली इसके लिए हम मैनिला एनवलप यूज कर सकते हैं, स्क्रू कैप, ग्लास वायल्स कर सकते हैं, कार्डबोर्ड पाइल बॉक्स, लाइक पीछे हमारा जो वेपन फायर आर्म एमुनेशन को कलेक्ट कर रहे थे उस पर भी कार्डबोर्ड पाइल बॉक्स यूज कर रखा है, कंटेनर। ये सारे हमारे ट्रेस एविडेंस को कलेक्ट करने में। अब हाँ, ऑर्डिनरी जो मेलिंग एनवलप होता है, हम उसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें से हमारे फाइन पार्टिकल्स लीक हो सकते हैं, इसलिए हम जो पीछे जो बताया ना मैंने, मैनिला एनवलप हम यूज करते हैं, इसके अंदर से कुछ भी हमारा लूज नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेस एविडेंस कैन ऑल्सो बी कन्वीनियंटली पैकेज्ड इन अ केयरफुल फोल्डेड पेपर, और जिसको हम रगिस्ट फोल्ड मेथड बोलते हैं। एविडेंस फ्रॉम आर्सन, इनको भी हम ग्लास कंटेनर या एयरटाइट मेटल्स में रखते हैं, जो कि इवेपोरेट ना हो सके। इसको सीलेबल प्लास्टिक एविडेंस बैग्स को हम KAPAK बोलते हैं। अब लाइक बायोलॉजिकल और ब्लड स्ट्रेन मटेरियल होता है, उनको हम एयरटाइट कंटेनर में करते हैं, जो कि हमारे मॉइस्चर एक्यूमुलेट ऑफ मॉइस्चर एंड में एनकरेज द ग्रोथ ऑफ मोल्ड विच कैन डिस्ट्रॉय द एविडेंस वैल्यू। अगर हम इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे मोल्ड वगैरह ग्रोथ हो जाएगी, जिससे मॉइस्चर की वजह से, जिससे हमारा एविडेंस खराब हो जाता है। इसलिए जब भी हम बायोलॉजिकल एविडेंस को कंटेनर में पैक करते हैं तो हम उसको बिल्कुल ही सुखा के, बिल्कुल ड्राई, रूम टेम्परेचर पे ड्राई करके उसे करते हैं। नहीं तो हम उसको नॉर्मली जिसमें एयर पास हो सके ऐसे कंटेनर में उसको कर सकते हैं। लाइक ये नीचे लिखा हुआ है, एयर ड्राई करना पड़ता है बिफोर पैकिंग के लिए, और रैपिंग पेपर मैनिला एनवलप के अंदर हमें इसे डालना पड़ता है, उसमें बाद में उसे हम फ्रीजर के अंदर स्टोर कर देना चाहिए। कंटेमिनेशन इज अ की कंसर्न। हम जब भी हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो कंटेमिनेशन को हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि चीज़ कंटेमिनेट ना हो, क्योंकि DNA कंटेनिंग स्पेसिमेन, ब्लड, सलाइवा, स्वीट, स्किन, ये अगर कंटेमिनेट हो गए तो हमें बाद में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और लाइक किसी ने वहाँ पे खांस दिया, स्नीजिंग कर दी, तो उसका भी DNA उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो वो इनकरेक्ट रिजल्ट हमें शो करेगा। तो प्रिवेंट करना है हमें कंटेमिनेशन से। मास्क अपना पहनना है, लैब कोट पहनना है, डिस्पोजेबल लेटेक्स ग्लव्स पहनना है, और फिर अच्छे से उसको वर्क करके कंप्लीट करनी है हमें अपनी पैकेजिंग। अब हमारी चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है, जो भी हमने काम किया है उसको हम सिक्वेंशियल वे में, जैसे हम गए हैं क्राइम सीन पे, वहाँ पे पहुंचे हैं, जितने भी एविडेंस हैं, किसने कलेक्ट किया है, हर चीज़ को हमें वहाँ बाद में लिखना होता है। अगर बाद में लैब में भेजा है तो लैब में भी कब गया है, किसने वहाँ पे उसे कलेक्ट किया है,
तो ये सारी चीज़ें हमें उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ चाहिए चेन ऑफ कस्टडी की, जो कि एस्टेब्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हमारी कोर्ट के अंदर। अधेरेंस टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर in recording the location of evidence, marking it for identification, and properly completing evidence submission form for laboratory analysis in critical to chain of custody. This means that every person who handle or examine the evidence where it is ऑल टाइम मस्ट अकाउंटेड फॉर, जिसने भी लिया है 1 सेकंड के लिए भी किसी ने लिया तो उसको भी हमें मेंशन करना चाहिए डिपार्टिंग द क्लाइम से। अब हम वहां से निकल रहे हैं तो उसके लिए क्या, एक्सपीरियंस लेड इन्वेस्टिगेशन डिसाइडेड व्हेन ऑल परमिटेड फिजिकल एविडेंस, ले लिया हमने, उसे कलेक्ट कर लिया, ले लिया, उसके बाद उसको फाइनली हम सर्वे करते हैं, देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया तो हम उसे ले लेंगे। और अगर किसी को वहाँ पे कोई भी चीज़ है, हम लाइक फुटप्रिंट लेना रह गया तो हम उसको क्लोज कर देंगे, रूम को क्लोज कर देंगे, या वहाँ पे कुछ बना देंगे। अगर ओपन एरिया में तो वहाँ पे हम किसी को खड़ा कर देंगे, ऑफिसर्स को, कांस्टेबल को। फॉलोइंग द फाइनल सर्वे द क्राइम सीन इज रिलीज टू द प्रॉपर अथॉरिटी, बाद में प्रॉपरली हमें अथॉरिटी को दे देनी है। अगर आईयू ने हमें बुलाया तो आईयू को दे देनी है कि हाँ हमारी तरफ से काम हो चुका है, अब आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। इसके बाद हमारी सबमिटिंग एविडेंस, हमें एविडेंस कैसे सबमिट करनी है, लेबोरेटरी में भेजने होते हैं, पर्सनली डिलीवरी और बाय मेल शिपमेंट के थ्रू नहीं हमें उसे करना है, हमें खुद से जाके पर्सनल उसको सबमिट करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि मेल के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे वो चीज़ें खराब हो सकती है। Care must be taken in packaging evidence that will be sent by mail in order to prevent breakage and other accident destruction से हमें बचाना है उसको। अब हमारे इसके बाद हमारे ये सारे क्राइम सीन एविडेंस हमारे हो चुके हैं। फिजिकल एविडेंस मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि मैं दिसंबर और जनवरी एट द एंड ऑफ जनवरी कि आपका यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस के नोट्स और जितना उसके अंदर मटेरियल आने वाला है मैं आपको वो सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं एज सुन एज पॉसिबल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो एग्जाम में। उसके बाद साइड बाय साइड आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू, बाय।